मेरा नाम नबीला है, मेरी कद 5 फुट 2 इंच है, मेरी उम्र 27 साल है और मैं बहुत ही क्यूट और खूबसूरत हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह हुसैन है, मेरी आंखों में मस्ती भरी हुई है, मेरे गाल मोटे और भरे भरे हैं और मेरे होंठ रस भरे और रसीले हैं। तो हुआ कुछ यूं कि मैं इस वक्त तकरीबन 16 साल की थी जब हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। मैं कोई बहुत कमजोर स्टूडेंट तो ना थी, मगर कोई बहुत ज़हीन स्टूडेंट भी ना थी, जिसकी वजह से इम्तिहान की तैयारी के लिए मुझे किसी न किसी से रहनुमाई की जरूरत थी। मेरी खाला का बेटा शहजाद BA कर चुका था और वो हमारे घर से ज्यादा दूर भी नहीं रहता था। मैंने अम्मा जान से कहा कि वो शहजाद से बात करें कि वो फारिग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करे। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और वक्त भी जाया नहीं होगा। अम्मा इसी दिन शहजाद से बात कर आईं और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शहजाद से बात कर ली है और वो हर शाम 7 बजे से 9 बजे तक आया करेगा मुझे पढ़ाने। इस दिन मैंने जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। तकरीबन 7:30 बजे होंगे जब शहजाद हमारे घर आया। शहजाद की उम्र इस वक्त 25 साल के करीब थी और वो काफी वजीहा और हैंडसम शख्सियत के मालिक थे। उनका कद 6 फुट के करीब था, जबकि जिस्म मजबूत और तवाना था। कलीन शेव के साथ सांवला रंग क़यामत खेज था। रस्मी सलाम दुआ के बाद मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है। मैंने भी सर हिलाते हुए कहा, जी। वेरी गुड। ये बताओ किस सब्जेक्ट में खुद को ज्यादा कमजोर समझती हो? शहजाद ने मेरी किताब उठाकर उसके वरक पलटे और किताब पर ही नजरें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मैथ और इंग्लिश में कमजोर हूँ। मैं थोड़ी सिमट कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी झिझक रही थी। शहजाद ने किताब मेज पर रखते हुए मेरी जानिब देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और झिझकती रहोगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुम्हें जो कुछ पढ़ाऊंगा वो तुम्हें ज़हन नशीन भी हो सकेगा। लिहाजा झिझकने की जरूरत नहीं। हम बड़े दोस्ताना माहौल में स्टडी करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे इसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर, मैंने खुद को थोड़ा रिलैक्स जाहिर करने की कोशिश करते हुए कहा। इस दिन पढ़ाई तो कोई खास ना हुई, अलबत्ता शहजाद ने अपनी बातों और चुटकुलों की मदद से मेरी झिझक दूर हो चुकी थी। मैं अब काफी रिलैक्स भी थी। यही वजह थी कि मैं शहजाद के चुटकुलों का जवाब भी चुटकुलों की सूरत ही दे रही थी। मेरी चंचल तबीयत बेदार हो चुकी थी। शहजाद ने थोड़ी सी रियाजी की मशक कराई और इंग्लिश से शुरू करने का कहकर घर जाने के लिए उठे। अम्मा ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पी कर जाएं। शहजाद भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गुपशुप के बाद शहजाद कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। तकरीबन 2 हफ्ते तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वो वक्त के खासे पाबंद थे, वक्त पर आते और अपना काम वक्त पर खत्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत जाजिब नजर तो थी ही, उनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह थी कि मैं शहजाद की गिरविदा हो चुकी थी और उनसे काफी बेतकल्लुफ भी हो चुकी थी। इस दिन शहजाद मुझे रियाजी की मशक करवा रहे थे जब अम्मा चाय ले आए। उन्होंने मेज पर रखी और बोले, चाय पहले पी लेना। ये कहकर वो वापस किचन में चली गईं। मशक खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर शहजाद को देना चाही, मगर पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी चाय शहजाद के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पतलून और शर्ट भीग गई। मेरे तो ओसान खता हो गए। मैं दौड़ती हुई गई और तौलिया ले आई। मैं बार बार शहजाद को सॉरी बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को तौलिए से खुश्क करने की कोशिश कर रही थी। जले तो नहीं? मैंने मुसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा। चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी। मैं उनके इस जुमले को बिल्कुल भी ना समझ सकी और इसी तरह तौलिए से उनकी शर्ट खुश्क करने में लगी रही। मैं शायद कुछ देर और इसी तरह करती रहती, मगर शहजाद ने मुझे रोक दिया। उन्होंने मेरे दोनों कंधों से पकड़कर मुझे खड़ा करते हुए कहा, बस करो बबली। घर में मुझे सब इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज फाइन, तुम खामखा परेशान हो रही हो। लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए जब मैंने उन्हें शफकत से पेश आते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब शहजाद ने मुझे रोते देखा तो अपनी बाहों में भर कर मुझे सीने से लगा लिया और माथे पर बोसा देते हुए बोले, अरे पगली, रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर थोड़ी चाय गिराई है, ये तो हादसाती तौर पर हुआ। उनके दिलासे से मुझे हौसला हुआ और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा,
जानती हूँ कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसात भी तो किसी न किसी गलती का नतीजा होते हैं और इस हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूँ। शहजाद भी शायद माहौल को खुशगवार बनाना चाहते थे, इसलिए बोले, बबली मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम ऐसे हादसात रोज किया करो। वो हंस रहे थे और उनकी ये मानी खेज हंसी मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी उन्हें हंसता देखकर मुस्कुरा दी। शहजाद ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां हादसा हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों के हिसार से आजाद कर दिया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलने की कोशिश की तो शहजाद ने कहा, आज का काम खत्म कल देखेंगे। मैं चलता हूं क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। शहजाद अपनी किस हालत की बात कर रहे थे मुझे कुछ पता न चला। इस दिन जब मैं बिस्तर पर लेटी तो ये वाकया बार बार मेरे जहन में घूम रहा था। ये सब इस वक्त तो मेरे लिए बामानी नहीं था, लेकिन अब उन वाकयात को सोचना अच्छा लग रहा था और मुझे पता ही ना चला कि कब नींद ने आ लिया और मैं नींद की गहरी वादी में गुम हो गई। इस रात में ने बारहा ख्वाब में शहजाद को देखा। कभी हम किसी दरिया के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठकर राज और नियाज की बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों, जंगलों और सहराओं में, और कभी तूफानी समंदर की लहरों से खेल रहे होते। गरज इस रात में ने और शहजाद ने मिलकर दुनिया जहां की सैर की। मैं इस दिन बहुत गहरी नींद सोई। सुबह उठी तो मेरे ख्वाब का हर मंजर मेरे ज़हन में नक्श था। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं उन ख्वाबों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रही थी। मुझे इल्म नहीं कि ऐसा क्यों था, मगर जो भी था बहुत हुसैन था। दूसरी शाम जब शहजाद हमारे घर पहुंचे तो मैं इसी वक्त नहा कर निकली थी। मेरे बाल अभी भी गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। शहजाद की बार बार उठती हुई नजरें मैं बखूबी नोट कर सकती थी। ख्वाबों में बसी हुई थी, लेकिन यहां लग रहा था कि शहजाद के दिल में भी कोई बात चल रही है। दौरान सटडी मुझे आज दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि प्यार किया है, लेकिन इतना जरूर था कि शहजाद के ख्यालात मुझे मदहोश कर रहे थे। जिंदगी में मुझे ऐसी फीलिंग पहले कभी नहीं हुई थी। यूं ही जब शहजाद मुझे मैथ के एक सवाल की मशक करा रहे थे तो मैं उनके बहुत करीब हो गई थी। मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया था, बल्कि ऐसा होना एक इत्तेफाक था। आखिर 9 बजे जब शहजाद घर जाने के लिए उठे तो मैं भी किताबें समेट कर खड़ी हुई। उन्होंने करीब से गुजरते हुए बहुत आहिस्तगी से कहा, बबली तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी, लेकिन इस दौरान वो मुझसे दूर जा चुके थे। उनके अल्फाज सारी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। शायद ख्वातीन के मुताल्लिक सच कहा जाता है कि वो बहुत खुद पसंद होती हैं, इसीलिए जब उनकी तारीफ की जाए तो वो फूले नहीं समा। अगले दिन भी शहजाद वक्त पर आ गए। अभी हमने पढ़ाई शुरू ही की थी कि बिजली चली गई। मैं उठी कि मोमबत्ती जला कर ले आऊं तो शहजाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हमने कौन सा मोतियों की माला परोना है, ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं, थोड़ी देर में बिजली आ ही जाएगी। तो मैं भी वहीं बैठ गई और हम अंधेर अलिफादेर की बातें करने लगे। शहजाद ने मेरा हाथ वैसे ही पकड़ रखा था, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था। अगरचे शहजाद की मोहब्बत मुझ पर हावी हो चुकी थी और उनकी पुरअसर शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया था, लेकिन मैं फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। चूंकि अंधेरा था और हम एक दूसरे के चेहरों के तासुरात नहीं देख पा रहे थे, हकीकत यह है कि मुझे उनका हाथ अपने हाथ पर अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदरूनी खौफ मुझे रोक रहा था। अगर शहजाद की जगह कोई और होता तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं इसका मुंह नोच लेती, लेकिन शहजाद के लिए तो मैं पहले से ही सब कुछ हार चुकी थी। फिर भी मैं ये सब कुछ नहीं चाह रही थी जो हो रहा था। मुझे अजीब सा लगने लगा था, इसलिए मैंने शहजाद का हाथ छोड़ा और टॉयलेट जाने के बहाने वहां से उठ गई। लेकिन जैसे ही मैं उठी और कदम बढ़ाने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ कि मैं डगमगा गई। इसी लम्हे शहजाद ने हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया तो मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत नर्वस हो गई थी और जल्दी से टॉयलेट की तरफ भाग गई। मुझे कोई हाजत तो न थी, अलबत्ता ठंडे पानी से मुंह पर छींटे मारे तो गर्मी का एहसास कुछ कम हुआ। अभी मैं टॉयलेट में ही थी कि बिजली आ गई। मैं वापस ड्राइंग रूम में आई तो शहजाद वहां मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि वो बगैर बताए क्यों चले गए। इसी वक्त अम्मा ड्राइंग रूम में आए तो उन्होंने बताया, कह रहा था कि इसके सर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। मैंने भी किताबें समेटें और अपने बेडरूम में चली आई।
मेरी सोच का महवर बस शहजाद ही थे। इस रात भी मैं उन्हीं सोचों में गुम होकर सो गई। सुबह उठी तो शहजाद की याद में सारा दिन बेकरार रही। शाम होने से पहले ही मैं बेचैनी से शाम का इंतजार करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि शहजाद आज कैसे बर्ताव करते हैं, लेकिन वक्त होने के बावजूद वो नहीं आए। मैं इंतजार करती रही, लेकिन मेरा इंतजार सिर्फ इंतजार ही रहा। वो 8 बजे तक नहीं आए तो मैंने अम्मा से कहा, खैर हो शहजाद नहीं आए, पता नहीं क्यों। अम्मा ने कहा, कोई और काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने कहा, नहीं अम्मा, कल जब वो गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या पता वो अभी तक ठीक ना हुए हो। आप खाला को फोन करके उनका हाल तो मालूम करें। अम्मा को भी जैसे कुछ याद आया तो उन्होंने खाला को फोन किया। खाला ने बताया, शहजाद तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। मुझे मालूम हुआ तो सख्त बेचैनी हुई। दिल चाहा कि अभी जाऊं और उनका बुखार खुद पर ले लूं, लेकिन मैं इस वक्त किया कर सकती थी। सुबह में अम्मा को साथ लेकर उनकी खैरियत मालूम करने खाला के घर गई। देखा तो वाकई शहजाद बुखार की वजह से बिस्तर पर पड़े थे। थोड़ी रस्मी बातचीत के बाद मैं वहीं बैठ गई। खाला और अम्मा भी साथ बैठों और अपनी बातों में मसरूफ हो गईं। शहजाद ने एक बार हमारी तरफ देखा, फिर अपनी आंखें मूंद ले। हम खाला और अम्मा की मौजूदगी में कोई बात नहीं कर सकते थे, इसलिए हम खामोश बैठे रहे जबकि खाला और अम्मा बातें कर रही थीं। बातों बातों में खाला ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी की शादी है, जहां उनका जाना बहुत जरूरी था, लेकिन वो नहीं जा सकी। अम्मा ने पूछा, क्यों नहीं जा सकती? तो खाला बोले, जिसके साथ जाना था वो तो बिस्तर पर पड़ा है, और तुम्हारे भाई साहिब खालाओ भी दफ्तर से छुट्टी नहीं ले सके कि मैं उनके साथ चली जाती। अम्मा चूंकि खाला की सहेली को जानती थी और उन्हें मालूम था कि वो कहाँ रहती है, इसलिए बोले, तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटों में वापस आ जाओ। मैंने ये सुना तो मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर अम्मा और खाला शादी में चली जाएं तो मुझे शहजाद से अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने भी अम्मा की ताईद में कहा, खाला अगर आपकी सहेली इसी शहर में रहती है तो अब जरूर हो आएं, शहजाद की फिक्र न करें, 2-3 घंटों तक हम उनकी तीमारदारी कर लेंगे। खाला और अम्मा को मैंने शादी में जाने पर राजी कर लिया, अगरचे अम्मा जाना नहीं चाहती थी। उन दोनों के जाने के बाद मैं और शहजाद अब घर में अकेले थे। कोई 15 मिनट तक हमें कोई बात ना हुई। शहजाद वैसे ही आंखें मूंदे लेटे रहे, शायद वो मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं कोई बात शुरू करूंगी। लेकिन मैं तजब्जुब में थी कि बात कैसे शुरू करूं और कौन सी बात करूं। तन्हाई और खामोशी का माहौल अजीब तरह पर असर था। शहजाद ने मेरी तरफ करवट लेकर आंखें खोल दे, नबीला तुमने मुझे जला डाला। उनकी आवाज मेरी समातों से टकराई। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर जिमी हुई थी। तुम शायद समझ रही होगी कि मैं बुखार से तप रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आग जिसमें मैं जल रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में लगी हुई है। देखो जल रहा हूं मैं। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ अपने माथे पर रख दिया। उनका माथा वाकई अंगारे की तरह गर्म था। जी शहजाद, मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया। शहजाद दीवानों की तरह मेरे हाथ को अपने चेहरे पर रख रहे थे, जैसे उन्हें इससे सुकून मिल रहा हो। सुकून तो मुझे भी हासिल हो रहा था, मोहब्बत तो मुझे भी हो गई थी।